मैं मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंचना चाहता था, लेकिन मैं पहले से ही जानता था कि मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, फिर भी मैं अपने मोटिव को पूरा करने के लिए बहुत बेताब था। इसी वजह से मैंने एक पुरानी कहानी को फॉलो करने का फैसला किया। कहते हैं कि एक सैंक्चुरी के अंदर एक गोल्डन फ्रूट था जिसकी रखवाली एक ड्रैगन करता था। कहा जाता है कि ये फल इमॉर्टलिटी देता है, और ड्रैगन के साथ एक लंबी और जबरदस्त लड़ाई के बाद मैं आखिरकार उस गोल्डन फ्रूट तक पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान था कि वो फल सच में मौजूद था। एक ट्रू विनर की तरह मैं ड्रैगन की लाश पर बैठ गया और फल खाने के लिए आगे बढ़ा। मुझे पूरा यकीन था कि इस फल को खाने से मैं मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंच जाऊंगा। मेरा नाम गिल्फुस एल्ड्रियन था और मुझे दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता था। सालों बाद मैं बूढ़ा हो गया था और मैं अपनी डेथ बेड पर था। मेरे आसपास मेरे परिवार वाले थे और मेरे पास ही मेरा बड़ा बेटा गिलेयम बैठा था। मैंने देखा कि मेरा बेटा उदास लग रहा है और मैंने उसे अच्छा बनने के लिए कहा, ये कहते हुए कि मेरा समय आ गया है। गिलेयम ये देखकर दुखी था कि वो मुझे उसी तरफ से खोने वाला है जैसे उसने अपनी माँ को खो दिया था। जैसे ही मैं मरने वाला था, मैंने इमॉर्टैलिटी वाले फल के बारे में सोचा और महसूस किया कि ये सब बकवास था। हालांकि मुझे इस बात से तसल्ली थी कि मुझे एक पत्नी और बच्चों का आशीर्वाद मिला था। मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैंने एक अच्छी जिंदगी जी और मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, लेकिन अंदर से ये एक बहुत बड़ा झूठ था। मुझे अफसोस था कि मेरे पास मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंचने के लिए और समय नहीं था। कुछ ही देर बाद मेरी मौत हो गई और अचानक मेरी आंखें फिर से खुल गईं। मैं हैरान था और सोच रहा था कि सब कुछ अलग क्यों लग रहा है। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर हल्का है, और जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ एक बच्चे के हाथ हैं। तभी मुझे समझ आया कि मैं एक बच्चा हूँ और एक बच्चे के पालने में हूँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपने पिछले लाइफ में 10 स्टार था। मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि मेरी पोजीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और मैं सोचने लगा कि ऐसा मेरे साथ किसने किया होगा। अचानक मुझे समझ आया कि मैंने जो इमॉर्टैलिटी वाला फल खाया था वो असल में इमॉर्टैलिटी वाला फल नहीं था, जैसा कि मैंने पहले सोचा था। फल की पावर इमॉर्टैलिटी नहीं बल्कि रीइंकार्नेशन थी। ये देखकर मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैंने इसे एक बेहतर लक माना। इसके साथ मुझे विश्वास था कि मैं आखिरकार मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंच सकता हूं। मैंने देखा कि मेरे आसपास और भी बच्चे हैं, और चूंकि मैं एक अलग बिल्डिंग में हूं, तो मैंने अंदाजा लगाया कि मेरा रीइंकार्नेशन एल्ड्रियन फैमिली में हुआ होगा। हालांकि मैं सोचने लगा कि कमरे में इतने सारे बच्चे क्यों हैं। तभी मेड्स दूध की बोतलें लेकर कमरे में आई। उन्होंने एक कॉट में हाथ डाला और एक बेबी गॉब्लिन को खिलाने के लिए पकड़ा। मैं एक गॉब्लिन को देखकर हैरान था और मैं सोच रहा था कि ये मेड्स क्या करने वाली हैं। गॉब्लिन को एक लाल सब्सटेंस पिलाने के बाद गॉब्लिन फट गया और मेरे चेहरे पर खून फैल गया। ये देखकर मैं हैरान था और डर मेरे पूरे शरीर में फैल गया, क्योंकि मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि बोतल के अंदर क्या था। फिर मेड्स ने उसे थोड़ा डिल्यूट करने का फैसला किया और उसे बच्चों को देना जारी रखा। जब मुझे एक मेड ने पकड़ा तो मैं अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने गॉब्लिन को ऐसा क्या खिलाया था जिससे वो फट गया। मैं साफ साफ देख सकता था कि बोतल के अंदर दूध नहीं था, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा मैजिक थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेड्स बच्चों को इतनी खतरनाक चीज खिला रही हैं। मेड ने बोतल मेरे मुंह में डाली और जब मैंने बोतल के अंदर की चीज का टेस्ट चखा तो मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि ये एंशिएंट ड्रैगन्स ब्लड था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बच्चों को ड्रैगन्स ब्लड पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुझे आखिरकार समझ आया कि उन्होंने इसे डाइल्यूट करने के लिए क्यों कहा था। मैंने इसे थूकने का फैसला किया, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने थोड़ा सा निगल लिया था। हालांकि मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि थोड़ी सी अमाउंट मुझे मारेगी नहीं। मैंने देखा कि दूसरे बच्चे भी उस सब्सटेंस को थूक रहे हैं और मैंने तय किया कि मेरे लिए भी यही सबसे अच्छा रहेगा ताकि मैं फटूं नहीं। तभी मुझे समझ आया कि इसे थूक कर मैं एक गलती कर रहा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सारी मैजिक पावर को अब्सॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं अपने पिछले सेल्फ को सरपास कर सकता हूँ और आखिरकार मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंच सकता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने सिचुएशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का फैसला किया। मैंने ये दिखाने के लिए कि उन्हें मुझसे मैस नहीं करना चाहिए, मैंने पूरी बोतल पी ली। यहाँ तक कि मेड भी ये देखकर हैरान थी कि मैं खुशी खुशी उस ड्रैगन्स ब्लड को पी रहा था जो मुझे दिया जा रहा था। मेड भी खुश थी कि चीजें उनके साइड में काम कर रही थी। पूरी बोतल पीने के बाद मुझे वापस मेरे पालने में लिटा दिया गया और मैंने महसूस किया कि बाकी बच्चे भी इस मुश्किल से बच गए थे। एक नॉर्मल बच्चे की तरह मैं एक अच्छे फूड का मजा लेने के बाद नींद महसूस करने लगा। 7 साल बाद मुझे एक हाथ से पुशअप करते हुए मेरे पैरों पर एक बड़ा पत्थर रखकर अपनी ताकत की प्रैक्टिस करते हुए देखा गया। मैं 1000 पुशअप्स तक पहुंच गया और फिर पत्थर को दूर फेंक दिया। मैंने अपने मस्कुलर बॉडी को देखा और माना कि मुझे ये पसंद है। अब मेरा नाम ज़ीक एल्ड्रियन है। मैं अपनी सारी ताकत उस ड्रैगन्स ब्लड की क्वालिटी को बताता हूँ जो मैंने पिया था। ड्रैगन ब्लड में बहुत ज्यादा पावर थी और जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी पी लिया था उनके शरीर नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए थे। मेरे पिछले लाइफ में डिवाइन ड्रैगन्स ट्रू सोर्स पावर के कारण मैं एंशिएंट ड्रैगन की यूनिक पावर की हर बूंद को अब्सॉर्ब कर पाया, जिससे मैं एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा जिसने मुझे खुद हैरान कर दिया। हालांकि मैंने देखा कि मैं अभी भी 1 स्टार वॉरियर था, जिससे मैं डिसअपॉइंटेड था क्योंकि मुझे कम से कम 4 स्टार होना चाहिए था। बेसिकली एक
स्टार एक आदमी की ट्रू सोर्स ऑफ पावर होती है, जिसे उसकी लिमिट तक कंप्रेस किया जाता है। एक आदमी अपने शरीर को एक यूनिवर्स की तरह देखता है और स्टार्स को अंदर चलने देता है। पता चला कि हर स्टार के साथ मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा स्टार्स उतनी ज्यादा ताकत। और मैं अपने पिछले लाइफ में 10 स्टार की रैंक तक पहुंचने में कामयाब रहा, जिससे मैं दुनिया का ऐसा करने वाला इकलौता आदमी बन गया था। मुझे लर्रागन फैमिली के करंट हेड के बेटे के रूप में पैदा हुए अब 7 साल हो चुके थे, लेकिन मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था। मेरी माँ की पहले ही मौत हो चुकी थी और मेरे पिता ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पिता एक ट्रैश है। जाहिर है मेरा रीइंकार्नेशन 1000 साल बाद हुआ था, जहाँ दुनिया कमजोरों के लिए ताकतवरों के हाथों मरने की जगह बन गई थी। वहाँ ड्रैगन्स ट्रायल नाम का एक अजीब रिचुअल भी था। सिर्फ वही बच्चे जो खून पीने से बच जाते हैं, उन्हें एलरेगॉन वॉरियर्स के रूप में ट्रेन किया जाता है, लेकिन मुझे किसी से भी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। मैं मेड से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेड बस यही जवाब देती है कि उसे कुछ भी बताने की परमिशन नहीं है। मैं मेड पर भड़क उठता हूँ, उसे याद दिलाता हूँ कि जो लोग ट्रायल पास कर लेते हैं उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ मेड से घिरा हुआ हूँ और मुझे एक भी इंस्ट्रक्टर दिखाई नहीं देता। मेड एक पपेट्स की तरह बर्ताव करती है, क्योंकि वो मुझसे पूछती है कि क्या मुझे कुछ चाहिए, लेकिन मैं नहीं कहता। असल में मैं खुद को संभाल सकता था, क्योंकि मैं कॉम्बैट ट्रेनिंग लेने से ज्यादा अपने शरीर को बनाने पर फोकस्ड था। मैं फिर मेड से पूछता हूँ कि क्या वो मुझे मेन फैमिली के दूसरे बच्चों के बारे में जानकारी दे सकती है, लेकिन मेड मुझे वही जवाब देती है कि उसे कुछ भी बताने की परमिशन नहीं है। मैं जवाब पाने के लिए अपनी बात को घुमाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेड अपने जवाब पर अड़ी रहती है। मैं गुस्से में हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि क्या मेड सिर्फ यही कह सकती है। मैं फिर मेड से पूछता हूँ कि क्या मुझे घर में मिसट्रीट होने के लिए रखा गया है, लेकिन मेड इस बात से इनकार करती है, ये कहते हुए कि उन्हें मेरी जरूरतों का ख्याल रखने का आदेश दिया गया है। मैंने देखा कि मेड एक 3 स्टार फाइटर है और कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए वो मेरी मदद कर सकती है। चूंकि मेड हेल्पफुल नहीं है, मैंने फॉरेस्ट में जाने का फैसला किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं 3 साल से एक मेड के साथ रह रहा हूँ और हमारे बीच कोई रियल कनेक्शन नहीं है। मुझे एक जवाब की उम्मीद थी, लेकिन मेड से मुझे कोई जवाब नहीं मिला, जो अब मुझे इग्नोर कर रही थी। मैं फॉरेस्ट में जाता हूँ और बहुत सारी जहरीली हर्ब्स खाता हूँ, जिनका टेस्ट जाहिर तौर पर बहुत बुरा होता है। हालांकि मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं इसे अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा मानता हूँ। अचानक मैंने देखा कि एक हल्की सी परछाई मेरा पीछा कर रही है। मैं सोचता हूँ कि कोई मेरा पीछा क्यों कर रहा होगा और सामने आकर कुछ कहेगा क्यों नहीं। मैं उसे इग्नोर करता हूँ और जो मेरे सामने आ रहा है उस पर फोकस करता हूँ। अचानक मुझे मेरे सामने एक गुस्सैल पिग नजर आता है। मुझे समझ आता है कि मेरा पीछा करने वाले आदमी से निकलने वाला काला मिस्ट मेरे पिछले लाइफ में मौजूद नहीं था, जिससे मैं सोचने लगा कि वो आखिर क्या है। फिर भी मैंने सुअर को खुद को दिखाया और जैसा कि नाम से पता चलता है, वो मेरी तरफ से भागता है। मैं मुस्कुराता हूँ जब मुझे एहसास होता है कि मैंने सुअर का ध्यान खींच लिया है। मैं सुअर को आसानी से चकमा देने के लिए सबसे सही स्टैंस लेता हूँ और जैसे ही सुअर खुले में आता है, मैं उसके पेट पर एक मुक्का मारता हूँ। इसका एक भयानक इम्पैक्ट होता है, जिससे सुअर के इनसाइडर हिस्से टूट जाते हैं और वो एक ही शॉट में मर जाता है। मैं इम्प्रेस था कि मेरे एक 1 स्टार होने के बावजूद मेरी एक हल्की सी टैप सुअर को मार पाई। मैंने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि स्टार की क्वालिटी मायने रखती है, न कि क्वांटिटी। मैं सुअर को पकड़ता हूँ और उसे अपने कंधे पर रखकर घर वापस चला जाता हूँ। मैं इस बारे में बात करता हूँ कि मैं अकेले रहकर थक गया हूँ और मैं एडवेंचर पर जाने के बारे में सोचता हूँ। हालांकि मुझे एहसास होता है कि अगर मैं कहीं जाना भी चाहूँ तो समुद्र ही एकमात्र जगह होगी जहाँ मैं जा सकता हूँ। इस तरफ मेरा पीछा करने वाला अजीब आदमी हैरान है कि मैं बिना किसी कॉम्बैट ट्रेनिंग के सिर्फ एक मुक्के से सुअर को मार पाया। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने उसे सच में देख लिया था कि वो छिपा हुआ है। उसने बेसिकली ये कंक्लूजन निकाला कि मैं एक नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ। चूंकि मेरी माँ की बहुत कम उम्र में मौत हो गई थी और मेरे पिता की मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि मुझे कोई सही एजुकेशन मिली ही नहीं होगी। हालांकि मुझे भागने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि मैं फैमिली हेड का बच्चा था। इसी वजह से मुझे निगरानी में रखा गया था। अजीब आदमी को एहसास होता है कि हर मोड़ तरफ चीजें बहुत दिलचस्प होती जा रही हैं। मैं घर लौटता हूँ और देखता हूँ कि घर में मेहमान आए हैं। मैं इन मेहमानों की ताकत को महसूस कर सकता हूँ और मैं सोचता हूँ कि उन्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं उनकी बात सुनने के लिए दरवाजे के पास जाता हूँ और मैं महसूस कर सकता हूँ कि उनके अंदर कोई किलिंग इंटेंट नहीं है। फिर मैं आखिरकार दरवाजा खोलता हूँ और कुछ आदमियों को कमरे में देखता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि वो क्यों आए। मैंने देखा कि उन आदमियों के कपड़ों पर एलरेगॉन एम्बलम था। ये देखकर मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और मैं सोचता हूँ कि उन आदमियों को मुझसे क्या चाहिए। तभी वो आदमी मुझे बताते हैं कि वो मुझे लेने आए हैं क्योंकि मुझे एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। ये सुनकर मेरा दिमाग लगभग खराब हो गया, क्योंकि मुझे किसी भी फ्रीकिंग एग्जामिनेशन के बारे में किसी ने नहीं बताया था। जल्द ही मुझे मेन हाउस ले जाया जाता है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि 1000 साल बाद मैं वहाँ वापस आऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ से दूर था। जो आदमी घर आए थे उन्होंने मुझे एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनाई। पता चला कि मुझे मेन हाउस में लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि ड्रैगन्स नेस्ट नाम की एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए लाया गया था। ये एक एकेडमी थी जिसे लर्रागन फैमिली ने एस्टैब्लिश किया था और फैमिली में पैदा हुआ हर कोई एकेडमी में एनरोल होने का
टारगेट रखता था। जाहिर है जब वो 7 साल के हो जाते हैं तो उन सभी को एजुकेशन मिलती है और आज एंट्रेंस एग्जामिनेशन थी, लेकिन मुझे पहले से कोई एजुकेशन नहीं मिली थी। हालांकि मेरे पास एग्जाम देने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी क्योंकि ये मैंडेटरी था। इसीलिए मुझे जहां मैं रह रहा था वहां से यहाँ लाया गया था। मैं हर चीज से डिसअपॉइंटेड था और इसी वजह से मैं दर्द में अपना सिर झुका लेता हूँ। जब दूसरे स्टूडेंट मेरे पास से गुजर रहे होते हैं तो नीले बालों वाला एक स्टूडेंट लैंगस मेरे पास आता है। लैंगस ओल्ड स्केल विलेज से है और वो मुझसे पूछता है कि क्या मैं ठीक हूँ या मैं किसी मुश्किल में हूँ। मैं पीछे मुड़कर उसे देखता हूँ और उससे रूडली पूछता हूँ कि उसे क्या चाहिए। लैंगस एक डरपोक आदमी लगता है क्योंकि वो मुझसे कहता है कि वो तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं परेशान लग रहा था। लैंगस का ये तरीका देखकर मैं हैरान हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो शर्मिला है, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि उसके अंदर कुछ पावर है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ और रूड होने के लिए माफी मांगता हूँ। फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और लैंगस से कहता हूँ कि मैं बस इस बात से कंफ्यूज्ड हूँ कि फैमिली हेड्स हमसे क्या कराना चाहते हैं। तब लैंगस जवाब देता है कि एग्जाम का कंटेंट साल दर साल नहीं बदलता। हालांकि मैं क्लियर करते हुए लैंगस से कहता हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि एग्जाम किस बारे में है। लैंगस ये जानकर हैरान हो जाता है कि मेरे सामने वाले आदमी को सच में नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। लैंगस सोचता है कि क्या मैं ठीक रहूंगा क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि एग्जामिनेशन के दौरान मुझे किस चीज का सामना करना है। तब लैंगस ने मुझे समझाने की परेशानी उठाने का फैसला किया। जैसे ही वो समझाना शुरू करने वाला होता है, पीछे से बुलीज का एक ग्रुप आता है जो लैंगस को रंट कहता है। मैं भी किसी को लैंगस को रंट कहते हुए सुनकर हैरान हूँ। बुली ग्रुप का लीडर रेटन है और वो भी ओल्ड स्केल विलेज से है। रेटन लैंगस का मजाक उड़ाता है, उससे पूछता है कि उसके जैसा रंट एग्जामिनेशन के लिए क्यों आ रहा है जब वो घर जाकर खेल सकता है। लैंगस अभी भी उस डिस को पकड़ पाता और वो जवाब देता है कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आया है, लेकिन इससे रीटन उस पर चिल्लाता है। रीटन लैंगस को बताता है कि वो एक कचड़ा है और उसके जैसा कोई भी एकेडमी में कभी नहीं जा पाएगा। रीटन उस पर हंसना जारी रखता है क्योंकि वो उसे याद दिलाता है कि उसके पिता एक मॉक ड्रैगन है। मैं देखता हूँ कि लैंगस गुस्से में है क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है। जाहिर है एल्ड्रेगॉन फैमिली में एक हायरार्की है जिसे एक एब्सोल्यूट मोनार्क ने एस्टैब्लिश किया है। रूकीज को लेसर ड्रैगन्स के रूप में जाना जाता है, कॉमन सोल्जर्स को यंग ड्रैगन्स और कैप्टन क्लास को एडल्ट ड्रैगन्स के रूप में जाना जाता है। टॉप पर एल्डर्स या एग्जीक्यूटिव क्लास बैठे हैं और उन्हें एल्डर ड्रैगन्स के रूप में जाना जाता है। हालांकि सबसे नीचे एक लेवल है जो ट्रैश के लिए रिजर्व्ड है और उन्हें मॉक ड्रैगन कहा जाता है। मॉक ड्रैगन्स वो हैं जो ड्रैगन्स नेस्ट में जाने में फेल हो गए या जो एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं हो पाए। उन्हें बेसिकली फेक्स कहा जाता है, लेकिन लैंगस ये साबित करना चाहता है कि उसके जैसे लोग फेक्स नहीं हैं। मैंने फिर बातचीत में शामिल होने का फैसला किया और मैं रीटिन से पूछता हूँ कि उसे कैसे पता कि लैंगस ट्रैश है जब उसने अभी तक एग्जामिनेशन भी नहीं दी है। रीटिन मेरे इंटरफेरेंस से हैरान है और वो मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ और क्या मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है। मैं जवाब देता हूँ कि मैं कूल हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्यों लगता है कि लैंगस के लिए एकेडमी में जाना नामुमकिन है। रीटिन फिर जवाब देता है कि लैंगस जैसे लोग कमजोर हैं। ये सुनकर मैं हैरान हूँ और मैं बस रीटिन से कहता हूँ कि लैंगस उससे और उसके ट्रैश गैंग से ज्यादा ताकतवर है। इससे रीटिन को गुस्सा आता है क्योंकि वो मुझसे पूछता है कि क्या मैं ये कह रहा हूँ कि वो लैंगस जैसे किसी के नीचे हैं। इससे पहले कि पूरी बात बिगड़ जाए, एक एग्जामिनर छात्रों को ये बताने के लिए आता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। वो एप्लीकेंट से कहता है कि उन्हें रजिस्टर करने के बाद एक नंबर टैग चुनना होगा। रीटिन बहुत ही नफरत से मुझे देखता है और वादा करता है कि वो मेरा चेहरा याद रखेगा। मैं हैरान हूँ कि रीटिन पहले से ही गुस्से में है और मैं सोचता हूँ कि करंट यूथ इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है। लैंगस ये सुनकर हैरान है कि मैंने ऐसा कहा क्योंकि हम सभी एक ही उम्र के हैं। लैंगस फिर बोलता है कि अगर किसी को कमजोर कहा जाए तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा। मैं फिर पूछता हूँ कि क्या एग्जाम मैंडेटरी है, लेकिन लैंगस बताता है कि अगर मुझे लगता है कि मेरे पास इसमें हिस्सा लेने की एबिलिटी नहीं है तो मैं वापस जा सकता हूँ। ये मेरे लिए एक सरप्राइज था, लेकिन इससे लैंगस को और कंफर्म हो गया कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। लैंगस फिर मुझे वापस जाने की सलाह देता है क्योंकि मुझे एग्जामिनेशन के दौरान चोट लग सकती है। मैं लैंगस को बताता हूँ कि मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। लैंगस ये देखकर हैरान है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, भले ही मुझे एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं फिर सजेस्ट करता हूँ कि हम एग्जाम शुरू होने से पहले आगे बढ़ें। थोड़ी देर बाद सभी एप्लीकेंट्स इकट्ठा होते हैं। एग्जामिनर हमारे सामने खड़ा होकर हमें एग्जाम की डिटेल्स बताता है। वो हमें बताता है कि हमें एग्जाम पास करने के लिए बस अपने सामने वाली चट्टान पर एक खरोंच छोड़नी होगी। हालांकि एग्जामिनर्स द्वारा दिए गए हथियारों के अलावा कोई भी हथियार इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। इसे और दिलचस्प बनाने के लिए हमें अपने खाली हाथों का इस्तेमाल करने की परमिशन है जब तक कि हम चट्टान पर एक खरोंच छोड़ सकें। एग्जामिनर फिर बताता है कि हम सभी को 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे ये कोई खास मुश्किल एग्जामिनेशन नहीं लगती। लैंगस ये सुनकर डर जाता है और मैं सोचता हूँ कि इसमें सरप्राइज होने वाला क्या बात है, क्योंकि हमें बस चट्टान पर एक खरोंच छोड़नी है। मैं पहले से ही कुछ क्रेजी एग्जामिनेशन की उम्मीद कर रहा था क्योंकि हमें ड्रैगन ब्लड पिलाने का ट्रायल दिया गया था, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। एग्जामिनर फिर एग्जामिनेशन शुरू करने का ऑर्डर देता है। पहला एप्लीकेंट चट्टान के पास जाता है और अपनी पूरी ताकत से उसे काटता है, लेकिन इससे उसकी तलवार टूट जाती है और एक जोरदार धमाका होता है जिससे वहां मौजूद लोग लगभग बहरे हो जाते हैं। अपनी पूरी
पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो चट्टान पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ पाया। वो लड़का दर्द में जमीन पर गिर जाता है और एग्जामिनर्स उसे पूछते हैं कि क्या वो अपने बाकी बचे 2 अटेम्प्ट्स का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वो इतने दर्द में है कि वो नहीं कर पाता। वो इसे फॉरफाइट अनाउंस करते हैं और उसे वहां से ले जाया जाता है। मैं फिर देखता हूँ कि लैंगस बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है और मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है जब एग्जाम आसान लग रहा है। मैं फिर लैंगस से चट्टान के बारे में पूछता हूँ। लैंगस बताता है कि चट्टान को रिजेनरेशन स्टोन कहा जाता है और वो किसी भी छोटी मोटी खरोंच को तुरंत ठीक कर सकती है। इसमें ब्रूट फोर्स से अटैक करने पर डैमेज इम्पैक्ट को 100 गुना तक वापस लौटाने की एबिलिटी भी है। मैंने निष्कर्ष निकाला कि चट्टान बहुत ही अजीब है। लैंगस फिर बताता है कि अगर कोई आदमी अपने अंदर के ईथर सोर्स पावर को ठीक से सर्कुलेट करे तो वो उस पर खरोंच छोड़ सकता है। जो मैंने अभी सुना उससे मैंने अंदाजा लगाया कि ये बेसिकली आदमी के मार्शल आर्ट्स स्किल के बजाय ईथर सोर्स पावर को ठीक से संभालने पर निर्भर करता है। मैं पार्टिसिपेंट्स पर एक नजर डालता हूँ और मुझे लगता है कि काफी संख्या में एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम पास कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि रीटेन और उसके लड़के भी एग्जाम पास करने के लिए काफी ताकतवर हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ मैं सुन सकता हूँ कि एप्लीकेंट्स एक के बाद एक फेल हो रहे हैं क्योंकि चट्टान पर खरोंच डालने की कोशिश में उनके हाथ टूट रहे हैं। थोड़ी देर बाद एग्जामिनर 315 नंबर को बुलाता है जो मेरा नंबर है। लैंगस मेरे लिए डरने लगता है और वो मुझसे वापस जाने के लिए मनाने लगता है, लेकिन मैं उसे अश्योर करता हूँ कि मैं ठीक रहूंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और जैसे ही एग्जामिनर मुझ पर नजर डालता है वो मुझसे एक जबरदस्त प्रेशर और ऑरा महसूस करता है। मुझसे हथियार चुनने के लिए कहा जाता है और मैं जवाब देता हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने खाली हाथों का इस्तेमाल करने की प्लान बना रहा हूँ। एग्जामिनर मुझसे फिर से पूछता है कि क्या मैं सच में कोई हथियार नहीं चाहता हूँ और मैं हाँ कहता हूँ, ये अश्योर करते हुए कि मेरी फिस्ट्स ये काम करने के लिए काफी हैं। जब दूसरे स्टूडेंट ये सुनते हैं तो वो मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि मैं अपनी फिस्ट से चट्टान पर खरोंच नहीं लगा पाऊंगा। यहाँ तक कि लैंगस भी मुझ पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे सच में लगता है कि मेरे हाथ और फिस्ट फट सकती हैं। लैंगस खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि उसे मुझे एग्जाम में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। चूंकि मैंने अपना मन बना लिया है, एग्जामिनर मुझे आगे बढ़ने के लिए कहता है। मैं चट्टान को चेक करता हूँ और मानता हूँ कि ये एक ऐसे मिनरल से बनी है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं ये कंक्लूजन निकालता हूँ कि ये 1000 साल पहले बनी होगी। मुझे एहसास होता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं अभी तक नहीं जानता, लेकिन मैं उन सभी को फ्यूचर के लिए टालने का फैसला करता हूँ। मैं खुद को पावर अप करता हूँ, चट्टान पर फिस्ट मारने के लिए तैयार हूँ। मैंने जितनी पावर प्रोड्यूस की मुझे विश्वास है कि वो चट्टान को वो करने के लिए काफी होगी जो मैं चाहता हूँ। मैं जिस टेक्निक का इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ उसे ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक फॉर्म कहा जाता है। मेरे शरीर और हाथ के चारों तरफ एक चमकदार पीली ऑरा बनती है जैसे ही मैं अपनी आर्म को चट्टान से स्मैश करता हूँ। इससे चट्टान का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है जिससे एक जोरदार आवाज और धूल का बादल बनता है। हर कोई हैरान है, लेकिन जब हर कोई अपनी आंखें बंद कर रहा होता है तो एग्जामिनर की आंखें खुली रहती हैं जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी बात हो। मैं रिलीफ होकर सांस लेता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि ये टेक्निक मेरी उम्र के लिए थोड़ी एडवांस्ड है। मैं अपने हाथ को देखता हूँ कि उसमें से खून बह रहा है और मेरी यूनिफॉर्म भी फटी हुई है। चट्टान को तोड़ने के लिए खुद की तारीफ करने के बजाय मैंने कंक्लूजन निकाला कि मेरी ट्रेनिंग काफी नहीं है। बाकी स्टूडेंट ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैंने ऐसा कैसे किया। दूसरी तरफ रीटन सिर्फ इस बात से पागल है कि मैं चट्टान को तोड़ पाया। लैंगस का जबड़ा जमीन पर गिर जाता है क्योंकि मैं तो वो आखिरी आदमी था जिससे उसे एग्जाम पास करने की उम्मीद थी। यहाँ तक कि एग्जामिनर भी ये मानता है कि जो उसने अभी देखा वो नामुमकिन था क्योंकि सिर्फ कोई 4 स्टार रैंक या उससे ऊपर का आदमी ही रिनेजेशन स्टोन को तोड़ सकता था। चूंकि मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, एग्जामिनर सोचता है कि क्या मुझे किसी तरह हाउस की पावर्स विरासत में मिली हैं। एग्जामिनर को ये भी लगता है कि उसने मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई चाल को कहीं और देखा है। मैं फिर एग्जामिनर के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि मैंने एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्म किया। एग्जामिनर मुझे बताता है कि मैं पास हो गया हूँ और मुझे एक ग्रीन सब्सटेंस वाली बोतल दी जाती है। मैं जूनियर एग्जामिनर से बोतल के अंदर की चीजों के बारे में पूछता हूँ, लेकिन वो आदमी बस मुझे नफरत से देखता है और मुझे दूर जाने के लिए कहता है। मैं बस ये मान लेता हूँ कि बोतल टेस्ट पास करने के लिए एक रिवॉर्ड है। अपने नए दोस्त के पास वापस लौटता हूँ और लैंगस मेरी तारीफ करता है कि मैं कितना अमेजिंग था। मैं फिर लैंगस से बोतल के बारे में पूछता हूँ और वो बताता है कि ये एक हीलिंग पोशन है। ये सुनकर मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ और लैंगस बताता है कि ये एक नॉर्मल ग्रेड हीलिंग पोशन है। मैं इसे एक बार फिर से चेक करता हूँ और महसूस करता हूँ कि सब्सटेंस जहरीली नहीं लगती। मैं सोचने लगता हूँ कि क्या वो हीलिंग पोशन असल में एक एलिक्सर हो सकती है। जाहिर है एक एलिक्सर एक ऐसी पोशन है जो बहुत रेयर चीजों से बनी होती है और इसे उन हर्ब्स के साथ मिलाया जाता है जो सिर्फ सीक्रेट रियल्म्स में उगती हैं। इसके अलावा डिवाइन और फैंटम बीस्ट्स से प्योर एलिक्सर कोर्स मिलाए जाते हैं। एलिक्सर पीने से पुराने और नए घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और आदमी की ईथर भी बढ़ती है।
हालांकि एलिक्सर को रिफाइन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी मटेरियल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि ये बाजार में शायद ही कभी दिखाई देता है। मैं फिर हीलिंग पोशन पीता हूँ और जैसा कि उम्मीद थी मेरे फटे हुए हाथ ठीक हो जाते हैं और मैं ब्लोन अवे हूँ और महसूस करता हूँ कि हीलिंग पोशन सच में एक एलिक्सर है। लैंगस फिर कहता है कि उसे नहीं पता कि एलिक्सर क्या है, लेकिन एल्ड्रैगन हीलिंग पोशंस उन पोशन से बहुत बेहतर हैं जो दुकानों से मिलती हैं। लैंगस इसे एक नॉर्मल चीज मानता है जबकि मैं पूरी तरह से ब्लोन अवे हूँ क्योंकि मेरी सारी चोटें तुरंत ठीक हो गई। हालांकि मैंने देखा कि जब मैं एलिक्सर लेता हूँ तो ईथर सर्ज जैसी कोई चीज नहीं होती। लैंगस फिर मुझसे कहता है कि मैं बहुत इंप्रेसिव हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बोतल को चेक करता हूँ और महसूस करता हूँ कि ये बेसिकली वो है जो इंसान 1000 सालों में बना पाए हैं। लैंगस फिर मुझे याद दिलाता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं जवाब देता हूँ कि मेरा लक्ष्य सबसे ताकतवर बनना है, इसलिए मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। रिटेन और उसका गैंग जल्द ही अपना टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो सभी पास हो जाते हैं। मुझे इससे कोई सरप्राइज नहीं होता क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि वो पास हो जाएंगे। आखिरकार एप्लीकेंट 414 को बुलाया जाता है और वो लैंगस निकलता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है मैं देखता हूँ कि लैंगस घबराया हुआ है और मैं उसे खुद को संभालने का रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आश्योर करते हुए कि वो ठीक रहेगा। लैंगस बेसिकली पीछे मुड़ता है और मुझसे कहता है कि वो बार को इतना ऊंचा न करे। जब लैंगस टेस्ट साइट पर पहुंचता है तो वो एक तलवार उठाता है जिससे मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो आदमी आखिर क्या कर रहा है। लैंगस गहरी सांस लेता है और अपनी तलवार को चट्टान पर चलाता है। हालांकि वो एक खरोंच भी नहीं छोड़ पाता और वो इस प्रोसेस में नीचे गिर भी जाता है। हमेशा की तरह एग्जामिनर उसे बताता है कि उसके पास 2 और ट्रायल्स हैं। लैंगस फिर से कोशिश करने के लिए अपने पैरों पर वापस खड़ा होता है, लेकिन आउटकम वही रहता है। वो जमीन पर आंसू बहाते हुए गिर जाता है, ये सोचकर कि क्या वो फेल होने वाला है, जैसा कि उसके बुलीज ने उसे बताया था। जैसा कि उम्मीद थी, रेटिन और दूसरे लोग पहले से ही उस पर हंस रहे हैं, ये कहते हुए कि हाफ ड्रैगन का बच्चा हमेशा हाफ ड्रैगन ही रहेगा। वो उसे हार मानने के लिए कहते हैं, जबकि मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने पहले कहा था कि लैंग्स जैसा कमजोर आदमी उनसे ज्यादा ताकतवर है। एग्जामिनर फिर लैंगस से कहता है कि उसके पास सिर्फ एक और ट्राई है। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो फिर से कोशिश करना चाहता है और लैंगस हकलाना शुरू कर देता है क्योंकि वो पूरी तरह से अंधेरे की स्टेट में चला जाता है। तभी मेरी आवाज अंधेरे से आती है और उसे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। लैंगस कंफ्यूजन में पीछे मुड़ता है और मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो तलवार की जगह एक भाले का इस्तेमाल करे। लैंगस अभी भी कंफ्यूज्ड है और मैं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसका यही मतलब है। मैं उसे डांटता हूँ कि वो एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जो उसके लिए सही नहीं है। मैं उसे अश्योर करता हूँ कि वो चाहे कितनी भी बार कोशिश कर ले, वो तलवार का इस्तेमाल करके चट्टान पर एक खरोच भी नहीं डाल पाएगा। रेटिन और उसके दोस्त मुझ पर फिर से हंसना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि लैंगस को बचपन से तलवार चलाना सिखाया गया था और उसने कभी भाले की लेसन्स नहीं ली। साथ ही उन्हें लगता है कि लैंगस तब भी एक मीठा आदमी ही रहेगा, भले ही वो हथियार बदल ले। मैं फिर एग्जामिनर से पूछता हूँ कि क्या हमें मिड टेस्ट में हथियार बदलने की परमिशन है। एग्जामिनर मुझे अश्योर करता है कि ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लैंगस की तरफ मुस्कुराता हूँ और उससे कहता हूँ कि वो आगे बढ़कर भाले का इस्तेमाल कर सकता है। मैं एक सही मोटिवेशनल स्पीकर की तरह खड़ा होता हूँ। लैंगस से पूछता हूँ कि क्या वो एक लूजर की तरह जाने के लिए तैयार है, लेकिन लैंगस बोलता है बिल्कुल नहीं। लैंगस फिर अपने पैरों पर वापस खड़ा होता है और मुझसे कहता है कि वो मेरे सजेशन को मानेगा और एक भाले का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। जाहिर है लैंगस के पिता को ड्रैगन्स नेस्ट में जाने की परमिशन नहीं थी और उनका हमेशा मजाक उड़ाया जाता था। इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने अपने बेटे को अच्छी तरह से पाला। उनके पिता ने उसके लिए जो कुछ भी किया उसकी वजह से लैंगस ये साबित करने को तैयार है कि वो फेक नहीं है। उसे मेरी बात याद आती है कि वो चाहे कितनी भी बार तलवार का इस्तेमाल करे, उसे हमेशा वही नतीजा मिलेगा। वो मुझे ज्यादा समय से नहीं जानता, लेकिन वो मुझ पर विश्वास करने का फैसला करता है। हालांकि उसे नहीं पता कि भाले का इस्तेमाल कैसे करना है और मैं बस उससे कहता हूँ कि उसे सीधा थ्रस्ट करे। मैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ कि वो इस बारे में ज्यादा न सोचे और बस कर दे। लैंगस जानता है कि पहली बार भाले का इस्तेमाल करने वाले के लिए रिजेनरेशन स्टोन को मारना और डैमेज करना नामुमकिन है, लेकिन अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो उसे कभी यकीन नहीं होगा। भले ही वो मुझसे अभी मिला है, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करने का चॉइस करता है। चूंकि मैं उस पर विश्वास करता हूँ, वो भी ऐसा ही करना चाहता है। लैंगस अपनी स्टांस लेता है और वो देखता है कि उसके शरीर के अंदर बहने वाली ईथर सोर्स एनर्जी असलियत में तब से अलग है जब उसने एक तलवार पकड़ रखी थी। लैंगस चट्टान की तरफ दौड़ता है और उसे मारता है, जिससे एक जबरदस्त शॉक वेव बनती है। रेटिन और उसका गैंग हंसना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि कोई डिफरेंस नहीं था, भले ही लैंग्स ने हथियार बदल लिया। हालांकि करीब से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि लैंगस ऐसा कर पाया। ये देखकर वो हैरान है और यहाँ तक कि एग्जामिनर को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि लैंगस ने भाले से चट्टान को छेद दिया। मुझे लैंगस पर प्राइड है और मैं उसके लिए ताली बजाता हूँ। लैंगस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है जब एग्जामिनर अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है कि वो टेस्ट पास हो गया है। लैंगस को कंफर्म करने के लिए फिर से पूछना पड़ता है, लेकिन मैं उसे पीछे से गले लगा लेता हूँ और उसे अश्योर करता हूँ कि उसने सच में ऐसा कर दिखाया। अपनी आंखों में आंसू और खुशी के साथ वो मुझे गले लगाता है। रेटन और उसके लड़के ये विश्वास नहीं करना चाहते कि लैंगस सच में टेस्ट पास कर गया और वो सभी मान
मानते हैं कि ये किस्मत की बात थी। एग्जामिनर फिर अपनी पूरी आवाज में चिल्लाता है, एप्लीकेंट से कहता है कि एग्जाम खत्म हो गया है और अगला एंट्रेंस सेरेमोनी है। ये सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि चट्टान पर खरोंच डालना ही उनका एकमात्र टेस्ट होगा जिसकी उन्हें जरूरत होगी। लैंगुस फिर मुझे बताता है कि एकेडमी में फाइल्ड होने के बाद शायद एक और एग्जाम हो सकता है। मैं फिर लैंगस से पूछता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हम पहले ही टेस्ट पास कर चुके हैं, और लैंगस बताता है कि लरागन फैमिली के हेड्स पार्टिसिपेंट्स को बधाई देने के लिए आएंगे। तभी दूर से बहुत सारे औरा फार्मिंग मैन स्टूडेंट्स की तरफ चलते हुए आते हैं। उनमें से एक आदमी मेरा ध्यान खींचता है और मैं लैंगस से पूछता हूँ कि वो उदास आदमी कौन है। लैंगस को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने फैमिली हेड के बारे में ट्रैश टॉक किया। मैं रुकता नहीं हूँ क्योंकि मैं फैमिली हेड को एक अगली डूड कहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, लैंगस अपने हाथ से मेरा मुंह ढक लेता है। लैंगस मुझसे शांत रहने और कुछ न कहने की भीख मांगता है, और भले ही ये मुश्किल है, मैं शांत रहने का फैसला करता हूँ। मैं उन आदमियों को देखता हूँ जिन्हें एलड्रैगन्स फोर्स माना जाता है। मैं इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि वहाँ कुछ अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो ज्यादातर 6 स्टार्स हैं। हालांकि फैमिली का हेड बाल्सा एल्ड्रेगन एक 8 स्टार वॉरियर है, जिससे वो एक बड़ी बात बन जाता है। मेरे समय में दुनिया में कुछ ही 8 स्टार्स थे और मैं सोचता हूँ कि कितने बचे होंगे। मैं फिर लैंगस को बताता हूँ कि मुझे कैसा महसूस होता है। मैं उसे बताता हूँ कि मुझे बाल्सा पसंद नहीं है। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि वो आदमी मेरा पिता है या नहीं। तभी बाल्सा स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए एक जबरदस्त ऑरा के साथ आगे बढ़ता है। वो स्टूडेंट से सिर्फ कुछ ही शब्द कहता है और वो ये है कि वो लरेगन का फ्लैश और ब्लड बने। हालांकि ये शब्द उसकी ऑरा के साथ साथ एक क्रशिंग वेट भी रखते हैं, क्योंकि मुझे छोड़कर सभी स्टूडेंट्स कांपने लगते हैं। यहाँ तक कि लैंगस भी शिकायत करता है कि उसके लिए सांस लेना कितना मुश्किल है, लेकिन मुझे बाल्सा की प्रेजेंस से कुछ भी महसूस नहीं होता। बाल्सा के लिए मैं सिर्फ नफरत महसूस कर सकता हूँ, भले ही मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के बाद बाल्सा मुड़कर चला जाता है। फिर एक और एल्डर आगे आता है, स्टूडेंट्स से कहता है कि हाउस का हेड उनसे महान चीजों की उम्मीद कर रहा है। यह आदमी भी मेरा ध्यान खींचता है और मैं सोचने लगता हूँ कि वो सुनहरे बालों वाला एल्डर कौन है। मुझे लगता है कि बाल्सा के जाने से स्टूडेंट्स पर टेंशन थोड़ी कम हो गई है, लेकिन वो सभी बाल्सा की प्रेजेंस के बाद भी शांत है। एग्जामिनर फिर आगे बढ़ता है और बताता है कि वो डॉर्मेट्री असाइनमेंट्स की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। मैं ये सुनकर हैरान हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि हम सभी एक ही जगह जाएंगे। लैंगस फिर मुझे समझाने का फैसला करता है क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो मुझे बताता है कि एकेडमी में 4 डॉर्म्स हैं। स्टूडेंट्स को 4 डॉर्म्स में से एक में असाइन किया जाता है, जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डॉर्म्स हैं। थोड़ी देर बाद मैं अपना नाम सुनता हूँ और मैं जाने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। मैं अपने नए दोस्त से अपना ख्याल रखने के लिए कहता हूँ और हम दोनों के जाने से पहले कुछ अच्छी बातें होती हैं। मुझे एकेडमी के ईस्ट डॉर्म में असाइन किया गया है और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि 1000 साल में चीजें कितनी बदल गई हैं। मैं अपने हाथ में नोट में लिखे डायरेक्शंस का पालन करते हुए अपने कमरे तक जाता हूँ। मुझे चिंता है कि मेरा रूममेट गुस्सा होगा कि मैं देर से आ रहा हूँ, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं खो गया था। मैं आखिरकार दरवाजे तक पहुँचता हूँ और पूरे एक्साइटमेंट के साथ मैं अपने आने का अनाउंसमेंट करने और अपने नए रूममेट का स्वागत करने के लिए दरवाजा खोलता हूँ। हालांकि जब मैं देखता हूँ कि मेरा रूममेट कौन है तो मेरा जोश और एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पर 1000 लोगों ने हाइप नहीं किया। इससे मेरे दिल में इतना दर्द हुआ कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को रात भर किस किया, मिस किया। पर पिछले वाले वीडियो का एपिसोड जल्दी आने वाला है, टेंशन मत लेना। और तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो में 1000 हाइप कंप्लीट कर दो यार। प्लीज बिरादर, तुम हमारा बिरादर हो।